हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान नवनीत असाइनमेंट फर्स्ट एग्जाम 2025 हिंदी माध्यम में विभाग नंबर बी का चैप्टर नंबर 1 का आंसर आपको बताने जा रहे हैं। आपको सब कुछ हिंदी में समझाया जाएगा और आंसर भी हिंदी में है। हिंदी मीडियम के लिए स्पेशल बनाया हूँ। क्वेश्चन गुजराती में है तो उसका टेंशन मत लो, मैं इसको हिंदी ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। ओके 12 नंबर का सेक्शन आएगा ये। पहला क्वेश्चन, चैप्टर 1, बक्सर का युद्ध क्यारे अने कोनी बच्चे थयु तेने परिणाम शू आप्યું। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ और इसका क्या परिणाम निकला। ठीक है, इसका आंसर। तो विद्यार्थी मित्रों, आंसर आपके सामने। ठीक है, बक्सर में उस संयुक्त सेना के विरुद्ध, अगर बक्सर का युद्ध देखो तो कब हुआ, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, राइट। और जिसमें संयुक्त सेना, याद रखना बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ, संयुक्त सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। संयुक्त सेना का मतलब जिसमें मीर जाफर था, सेठ अमीचंद था, शाह आलम थे, ये सब संयुक्त सेना ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ 22 अक्टूबर 1764। इसका परिणाम क्या निकला, इसका परिणाम ये निकला कि बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना की हार हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सत्ता मिली। समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, प्लासी का युद्ध क्यारे अने कोनी बच्चे थयु ते शोधीने लखो। डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता रहा हूं, प्लासी का युद्ध किसके और किसके बीच हुआ। ओके, तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, अच्छे से पता है, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, राइट, और अंग्रेजों के बीच हुआ। किसके किसके बीच हुआ, पहले 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको इसका आंसर मालूम पड़ गया। तीसरा नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दरमियान भारत के जो कारीगर थे वो गरीब और बेरोजगार बने। इसका कारण बताओ। अर्थात जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो भारत के कारीगर और गरीब बेरोजगार बन गए। भारत के जो कारीगर थे वो गरीब और बेरोजगार बन गए। कैसे, कारण दो। आंसर आपके सामने है। कंपनी की अन्यायपूर्ण महसूल नीति, टैक्स वसूलते थे वो लोग, जिसके कारण भारत के किसान बेहाल बन गए, कर्जदार बन गए। और साथ ही साथ अंग्रेज सरकार ने इंग्लैंड के उद्योगों को विकसित करने के लिए हमारे देश के कपड़ा उद्योग को तोड़ दिया, अलग अलग अन्यायपूर्ण आयात कर चुंगी लगाया, जिससे हमारे देश के उद्योग धंधे बर्बाद हो गए, कुचल दिए गए। अनुचित तौर तरीके भी अंग्रेजों द्वारा अपनाए गए जो हमारे लिए उचित नहीं था। इस प्रकार भारत के उद्योग धंधे बर्बाद हो गए और भारत के कारीगर गरीब और बेरोजगार बन गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, नियामक धारा की मुख्य विशेषता, प्रावधान क्या थे। नियामक धारा के क्या प्रावधान थे, इसको हम जानते हैं। आंसर आपके सामने है। अंग्रेज सरकार ने नियामक कानून पारित किया 1773 में। इस कानून के तहत जो भी बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा उसको कंपनी पूरा व्यापारी, राजनीति हित सभी प्रकार की प्रवृत्ति उसके अंडर में आ जाएगी। इस कानून के तहत जो भी बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा कंपनी का पूरा कंट्रोलेशन उसके हाथ में आ जाएगा। मुंबई मद्रास का जो गवर्नर होगा ना, उसको भी कौन अपॉइंट करेगा, बंगाल का ही गवर्नर अपॉइंट करेगा। इस तरह सबसे पहला भारत के अंदर अंग्रेजों का जो गवर्नर बना उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का गवर्नर जनरल। समझ में आया कि नहीं आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी साम्राज्यवादी होने के साथ साथ सुधारवादी भी था। वो एक तरफ तो वो साम्राज्य का विकास करना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ कुछ इंप्रूवमेंट, कुछ सुधार भी करना चाहता था। कैसे, आंसर आपके सामने है। डलहौजी साम्राज्यवादी होने के साथ साथ सुधारवादी भी था, क्योंकि उसी के शासनकाल में भारत में सबसे पहले रेलवे की स्थापना हुई, जो मुंबई से थाने के बीच 23 किलोमीटर की दूरी पर 1853 में रेलवे की स्थापना किसने कराया भारत में, डलहौजी ने। मुंबई से थाने के बीच 23 किलोमीटर दूरी पर। इसके बाद इसने भारत इंग्लैंड के बीच तार व्यवहार, पोस्टल सर्विस, सार्वजनिक निर्माण कार्य, ब्रिज व्रिज बनने लगे।
अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था भी इसने की। विधवा पुनः विवाह, बाल विवाह प्रतिबंधक कानून इसने ही बनाया। इस तरह हम कह सकते हैं डलहौजी साम्राज्यवादी होने के साथ साथ सुधारवादी भी था विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई, यह विधान समझाना है। आंसर आपके सामने है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सैन्य शक्तिशाली होने पर भी नवाब की सेना को हरा नहीं पाया। सिराजुद्दौला की सेना को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना पावरफुल होने के बाद भी नहीं हरा पाई। अर्थात दूसरे शब्दों में कहे तो सिराजुद्दौला की सेना उन पर भारी पड़ रही थी। इस प्रकार रॉबर्ट क्लाइव ने दगाबाजी का सहारा लिया। बोले भाई हरा तो पाएंगे नहीं, कुछ षड्यंत्र रचा। उसने नवाब सिराजुद्दौला को हराने के लिए एक षड्यंत्र रचा, जिसमें सेनापति मीर जाफर और सेठ अमीर चंद को षड्यंत्र में शामिल किया और कंपनी को नवाब द्वारा सताए जाने का बहाना बनाकर प्लासी नामक गांव में के पास मैदान में युद्ध घोषित कर दिया। इसने रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर सेठ अमीर चंद को जाके ये बोला, जाओ अपने सिराजुद्दौला को बोलो कि हम युद्ध करना चाहते हैं। सिराजुद्दौला पूछेगा क्या रीजन है, युद्ध क्यों करना चाहते हो लोग? तो ये दोनों मिनिस्टर, उसके महामंत्री, सेनापति सिराजुद्दौला के डायरेक्टली जाके नवाब को ऐसा बोलेंगे ना कि साहब वो ऐसा बोल रहा है कि तुम्हारी वजह से बंगाल की जनता हैरान है, इसलिए वो बंगाल की जनता को फ्री करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। सिराजुद्दौला लड़ाई में कूद गया, उसे क्या मालूम था पहले से सब षड्यंत्र था और मीर जाफर सेठ अमीर चंद कुछ किए ही नहीं। सेनापति हारा तो भैया राजा भी तो हारेगा ना। इस प्रकार पूर्व योजना के अनुसार मीर जाफर युद्ध में असफल रहा और सिराजुद्दौला हार गया। रॉबर्ट क्लाइव जीत गया, अंग्रेज जीत गए, ईस्ट इंडिया कंपनी और एक्सपांड होगी भैया, ऐसा। ओके, डलहौजी की हड़प नीति समझाना भैया। डलहौजी की कौन सी नीति समझाना है? हड़प नीति समझाना है। कौन सी नीति डलहौजी की समझाना है? हड़प नीति। ओके, आंसर आपके सामने है कि डलहौजी पहले भारत के गवर्नर जनरल के रूप में डलहौजी 1848 में आया और वह उग्र साम्राज्यवादी मानसिकता वाला था। वह अपने साम्राज्य का विकास करना चाहता था। उसने साम्राज्यवादी नीति अपनाई और उस नीति के तहत उसने अपने राज्य विस्तार में काफी वृद्धि किया अपने शासनकाल में। और उसने इस नीति के तहत जीत, जब्ती और हड़प नीति अपनाई। हमेशा जीतना चाहता था, जब्ती करना चाहता था, हड़पना चाहता था, यही है हड़प नीति इसकी। ओके, नेक्स्ट, वेलेस्ली की सहायककारी योजना। ये वेलेस्ली का सहायक संधि योजना है। वेलेस्ली का सहायक संधि योजना, आंसर आपके सामने है। वेलेस्ली का सहायक संधि योजना मीठे जहर के समान थी। इस योजना को लागू करके वेलेस्ली ने बहुत सारे प्रदेशों को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया। गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने टीपू को भी बोला कि भाई तू सहायक संधि योजना को मान जा, बट टीपू नहीं माना, अस्वीकार कर दिया। योजना को स्वीकार करने से मना किए जाने पर कंपनी जो था वह निजाम के साथ मिला और मैसूर पर 1799 में आक्रमण कर दिया। और ये मैसूर का चौथी लड़ाई थी। कौन सी लड़ाई? चौथी लड़ाई। और इसी लड़ाई में अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते टीपू की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, नेक्स्ट 9वां नंबर, यूरोप वासियों को नए जलमार्ग शोधवानी जरूरियात उभी थी, आ विधान समझाओ। यानी यूरोप वासियों को नए जलमार्ग की खोज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको हम जानते हैं। ओके, तो भैया क्यों पड़ी? तुर्क के मुस्लिमों ने कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया। ये कॉन्स्टेंटिनोपल एक ऐसा रास्ता था जिस रास्ते से यूरोप भारत में आते और जाते थे। और तुर्क के मुसलमान ने 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया। इस प्रकार यूरोप वासियों के लिए ये कॉन्स्टेंटिनोपल जो भारत के लिए एक रास्ता था, वह जलमार्ग हमेशा के लिए बंद हो गया। अब यूरोप वासियों का काम गरम मसाले के बिना चलने वाला नहीं था, अतः नए जलमार्ग की खोज की आवश्यकता पड़ी और जिससे विश्व भौगोलिक खोज का युग भी आरंभ हुआ। आई होप विद्यार्थी मित्रों अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। ओके, यूरोपीय प्रजा पूर्व के देशों में से मिलने वाली चीज वस्तुएं क्यों बंद हो गई? क्यों बंद हो गई भाई? तो यही आंसर है इसका कि तुर्क के मुसलमानों ने कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया, उनका रास्ता बंद हो गया, तो जो चीजें मिलती थी वो चीजें मिलना क्या हो गई? बंद हो गई। और बंद हो गई तो वस्तु तो चाहिए, तो उसके लिए नए जलमार्ग की खोज चालू हुई। बस यही आंसर है, इसमें कुछ डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं। तो इस तरह विद्यार्थी मित्रों हमारा चैप्टर नंबर 1 का सेक्शन बी
होता है पूरा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, राधे राधे।